आप सबको नमस्कार मेरा। और सबसे पहले वर्ल्ड पब्लिकेशन को बहुत बहुत बधाई। मैं चाहूंगी एक बार जोरदार ताली आपके शुरू करें। फिर मुझसे पूछा जाता है कि कविताएं आपके लिए क्या हैं। कविताओं में मेरी यात्रा बड़ी अलग रही है। बचपन से ही कविताएं लिखती थी, पर मुझे बहुत खुशी होती है कि जैसे आप लोग अभी तक जुड़े हैं, पर जिंदगी की हुआ को मैं ऐसा बिजी हुई, ऐसा उलझी कि कविताओं से मेरा नाता बीच में टूट गया था। और एक लंबे अरसे के बाद जब मैंने दोबारा कलम उठाई, उस समय मैं अस्पताल के बिस्तर पर थी। तो उसी बात को मैंने चंद पंक्तियों में समेटने की कोशिश की है। वो बात मैं आपके सामने रखूंगी अपने परिचय के रूप में। हिंद के गांव की मिट्टी से बनी हूँ, हिंद के गांव की मिट्टी से बनी हूँ, हर माह मनुष्यता खातिर मैं रक्त से सनी हूँ। रोते नैनों से हंसती उजड़ी बगिया की माली हूँ, रोते नैनों से हंसती उजड़ी बगिया की माली हूँ। मैं मृत्यु के अंधेरे में भी कभी तरसती रोशनी हूँ, मैं रोशनी हूँ। अक्सर कविता और कहानी में बहुत ज्यादा अंतर मैं तय नहीं कर पाती हूँ। मुझे हर कविता के पीछे एक कहानी नजर आती है और हर कहानी में मुझे कविता की लय, कविता की धुन सुनाई देती है। आज आपके सामने एक किस्सा रखने जा रही हूँ और उस कहानी को मैंने शीर्षक दिया है सुधा जिज्जी की विदाई। आप आसपास देखेंगे तो अक्सर आपको ऐसे किरदार मिल जाएंगे, तो जो देखती हूँ, जो आसपास समाज में महसूस करती हूँ, उन्हीं को शब्दों में पिरोने की कोशिश करती हूँ। तो सीधे इस कहानी पर आते हैं। आज घर का आंगन लोगों से भरा पड़ा है। जहां से कभी विदा की गई थी सुधा जिज्जी की टोली, और उसी आंगन में जिज्जी का शरीर बिल्कुल बेसुध पड़ा है। फिर से उनकी विदा की तैयारी चल रही है। उनकी सूनी सफेद आंखें सबसे उनके संघर्षों की कहानी कह रही हैं। सब कह रहे हैं कि सुधा कभी नहीं रोती थी, दिल उनका बिल्कुल बच्चों सा मासूम था, पर आसानी से अपनी आंखें नहीं भिगोती थी। पागलों की तरह चहलकदमी करके गुजार देती थी वो पूरी रात। जिज्जी बहुत ही कम सोती थी। कोई कहता था कि बड़ी सख्तिल थी, कोई कहता था कि वो स्वार्थी थी बड़ी, पर कभी किसी ने देखा ही नहीं कि जिंदगी की जंग उन्होंने कितनी बहादुरी से थी लड़ी। पहली बार सुधा जिज्जी रोई थी बेतहाशा उस शाम, जब आखिरी मिलन था उनका अपने प्रेमी के संग। वैसे तो जिज्जी थी बड़ी हिम्मत वाली, बाबा का लाया रिश्ता टाल सकती थी, दुनिया से बगावत कर वरमाला अपने प्रेमी के गले में डाल सकती थी, पर वो थी घर की सबसे बड़ी बेटी। ये बात अपने दिमाग से वो कैसे निकाल सकती थी। दूसरी दफे सुधा जिज्जी रोई थी उस रोज जब अस्पताल में उनकी गोद में दम तोड़ गया था उनका 5 साल का जुनूबा बेटा। कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई दरगाह, कोई इबादत घर नहीं बचा था जहां उन्होंने अपनी इकलौती औलाद सलामती के लिए अपना आंचल न फैलाया हो। उनके कलेजे के टुकड़े को विदा किया गया था उनकी आंखों के सामने है उस सफेद चादर में। उस रोज जिज्जी की चीखों से कांप गया था उस अस्पताल का कलेजा भी, चीख चीख कर सो गया था। उनका हलक पत्थर सी हो गई थी उनकी आंखें। लग रहा था कि उनकी आंखों में आज आंसू नहीं, उनकी छाती का दिल उतर आया। इसके बाद फिर आखिरी दफा वो रोई थी जब मात्र 39 की उम्र में उनके ऊपर से उठ गया था उनके पिया का साया। लाल साड़ी में सुधा जिज्जी कितना जस्ती थी, हरी चूड़ियां उनकी कलाई पर कितना फबती थी। हर तीज त्योहार 16 सिंगार कर निर्जला व्रत रखकर वो जीजा जी की उम्र बढ़ाती थी। पर सुधा जिज्जी ऊपर से लिखवा कर आई थी न जाने किस काली कलम से अपनी किस्मत, से कभी रोटी नहीं पाती थी। जिज्जी मजबूत होने का लाख दिखावा करती, पर दोपहरिया में, तिजहरिया में, रात के सन्नाटे में हर रोज उनके कमरे से उनकी सिसकियों की आवाज आती थी। सब उनको समझाते थे कि बिटिया किस्मत का लिखा भला कोई कहाँ टाल पाया सकती है। जिज्जी सबकी सुनकर चुप रह जाती थी, पर उनकी लाल आंखें चीख चीख कर बहुत कुछ कह जाती थी। मैंने उनको हंसती खिलखिलाती गुड़िया से पत्थर की मूर्त बनते देखा था।
रेडियो पर गाने का एक मुखड़ा भर सुन तोते की तरह बैठ लेने वाली मेरी सुधा जी को मैंने उनकी याददाश्त हर रोज थोड़ा थोड़ा खोते देखा था। कभी कभी तो वो सब भूलकर खूब हंसती खूब खिलखिलाती थी, पर अचानक से जैसे उनकी हालत में कुछ फंस सा जाता था और वो किसी निर्जीव की तरह बिल्कुल शांत हो जाती थी। पीठ पीछे गांव वाले उसे पगलिया बुलाते थे, उसके अस्त से पहनावे का बड़ा मजाक उड़ाते थे। वो दुख की बातों पर खींची कर हंसती, पर खुश होने वाली बातों पर दहाड़े मार मार कर रोने लगती थी। भाइयों ने तो अब तक जिज्जी को खूब संभाल कर रखा था पर भौजाइयों को जिज्जी का मायके में रहना बड़ा अखरता था। डायन है ये, सब खा गई है, अब जहाँ भी कर बैठी है। न जाने कब तक हमारी छाती पर ये मुंह डलेगी, पसेरी पसेरी भर के खाती है, इससे हमें मुक्ति कब मिलेगी। जिज्जी इस बात पर भी दांत निकालकर हंस पड़ती थी। अम्मा बाबू के जाने के बाद उन्हें उस घर में एक कमरा भी नसीब नहीं हुआ। उनकी खटिया भैंसों के भूसे वाले कमरे में रखते। उस रोज भतीजे के नामकरण का कार्यक्रम, मेहमानों से पूरा घर भरा था, हर कोई अपनी अपनी ठाट बाट में लगा था। शुभ काम के वक्त नहीं आनी चाहिए, बल्कि भाभी ने यह बात बड़े ही सख्त लहजे में कहा था। उस रोज जिज्जी को बांध दिया गया था उस कमरे में, जैसे बांध दी जाती है खूंटे से कोई गाय। आखिर अपने मायके वालों के सामने कोई फजीहत ना हो, इसके लिए भाभी और भाई को सूझा था बस यही एक उपाय। पूरा दिन सब अपने अपने कामों में लगे रहे, मेहमानों को तरह तरह के पकवान परोसे गए। पागल को भी लगती होगी भूख, ये बात किसी को जरूरी कहाँ लगती थी। हाँ, मेहमानों को विदा करने के बाद छोटे भाई को याद आया कि आज तो जिज्जी को खाने का भी ना पूछा गया, बेचारी भूखी होगी बड़ी। रसोई में बर्तन, वैसे तो रोज रोज की चिकचिक से वो भी खींचता था सुधा जिज्जी से, छोटा भाई खींचता था सुधा जिज्जी से, पर आज उसे इंसानियत के नाते लगा कि उससे भूल हो गई बड़ी। रसोई में बर्तन सारे खाली पड़े थे। याद आया कि भगोने गई कल में कुछ पकवान बचे पड़े थे। आज उसने अपने हाथों से जिज्जी के लिए थाली लगाई, बिल्कुल वैसे ही जैसे जिज्जी थाली सजाकर बचपन में उसे अपने हाथों से खिलाती थी। पर सुधा जिज्जी के कमरे में दाखिल होते ही थाली उसके हाथों से छूट गई। सबके हलक में फांस की तरह अटकने वाली सुधा जिज्जी की अटकी हुई सांसों वाला आंसू उठ गई। उनका सुर्ख सफेद चेहरा बता रहा था कि दम तोड़ते वक्त वो कितना छटपटाई होंगी, पर ढोल तमाशे के शोर शराबे में उसकी आवाज किसी को कहाँ आई होगी। भाई माथा पकड़े बैठे हैं, भाभियां दुनिया को दिखाने की खातिर दहाड़े मार मार कर रो रही हैं। जिज्जी का चेहरा हो गया है शाम की तरह शीतल, कितनी मासूमियत से वो सो रही हैं। जिज्जी अब तुम जाओ अपने देश, तुम वहां खूब खुलकर रो लेना, अम्मा बाबू से मिलना, जीजा से बीच राह छोड़ जाने की शिकायत जी कर भी करना, और नन्हे बबुआ को अपनी कलेजे से लगाकर अपनी सारी अधूरी नींदें सो लेना। जिज्जी तुम जाओ, अब तुम खूब खुलकर रो लेना।